प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, चाहे वो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो, चाहे इंटरपोलेशन हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हो, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ये सारे के सारे टॉपिक एक प्लेलिस्ट में हमने बना दिए हैं जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और अगर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल मैथड्स करके एक फोल्डर है। फ्री कॉलेज कोर्सेज में भी वो है और पेड कोर्सेज में जहां जहां न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स होता है वहां पर वो अवेलेबल है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, नाउ आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। विद्यार्थियों, हम लोगों ने फॉर्मूला बनाना सीख लिया था न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का। हम लोगों ने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए जो आवश्यक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है वो भी बनाना सीख लिया था। उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी। अगर नहीं हो तो थोड़ा सा एक बार देख लो इसको पढ़ने से पहले। आज हम लोग केवल और केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन के ऊपर, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक, सो वी आर टेकिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका लैग्रांजेस इंटरपोलेशन से भी हो सकता है, लेकिन डिवाइडेड डिफरेंस से ये थोड़ा आसान हो जाता है। डिवाइडेड डिफरेंस में टेबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन लैग्रांजेस के कंपैरिजन में न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन ज्यादा आसान है। एक चीज और यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन से जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो लैग्रांजेस से भी हो सकता है, और लैग्रांजेस का हर क्वेश्चन न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से हो सकता है। मेरी सलाह रहेगी कि अगर आपसे पेपर में नहीं कहा गया है कि किस मेथड से करना है तो आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन को प्रेफर करिएगा, अगर वो एक नॉन इक्वल अनइक्वल इंटरवल है तो। ठीक है, इक्वल इंटरवल में तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन अनइक्वल इंटरवल अगर है तो आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस को ही प्रेफर करिएगा। ठीक है, नाउ सो वी हैव गिवन द वैल्यूज 5, 7, 11, 13, 17 और उसके करस्पॉन्डिंग ये y आपको दिया हुआ है। दिस इज योर y। ठीक है, 150, 392, 1452, 2366, 5202। Evaluate F9 using Newton's divided difference interpolation। कई बार पेपर में आपको डायरेक्ट लिखा आएगा कि आपको किससे इवैल्यूएट करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सोल्यूशन, सबसे पहले अगर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है तो हम लोग सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। ये हमने x की वैल्यू लिख दी, ये हमने y की वैल्यू लिख दी। अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे तो y1 माइनस y0 अपॉन 7 माइनस 5, ये हमने करा। ये जो वैल्यू आई है ये आई है आपकी x0 x1। ठीक है ना, बिकॉज दिस इज योर x0, ये आपका x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है और ये आपका x4 है, ये आपका y0 है, ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, ये आपका y3 है और ये आपका y4। क्लियर है? नाउ x0 x1 की ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे y1 और y2 के लिए, सॉरी x1 और x2 के लिए। तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 x2 आएगा। 1452 माइनस 392 डिवाइड बाय 11 माइनस 7, 265 है ना। कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लीजिएगा। हमें क्योंकि फॉर्मूले में केवल इस वैल्यू की जरूरत है इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर x3 x2 एंड x3 वो आपके सामने इस तरह से आएगा। First divided difference of x3 x4 this is equals to 5202 minus 2360 upon 17 minus 13 is equals to 709। इन सभी को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है ना, यहां पर चीजों को समझना है आपको और फिर कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है ना। ये मत सोचिएगा कि सर को यहां पर बोर्ड पे लिखना चाहिए हर चीज, नो। आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपकी कॉपी पर प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, राइट। कम समय में मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, आपको ज्यादा समय लगाकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, तो दिस इज 265 माइनस 121 डिवाइड बाय 11 माइनस 5, ये आपके पास 24 आएगा। सिमिलरली 457
माइनस 265 डिवाइड बाय 13 माइनस 7, एक एक छोड़कर अब, है ना, इज इक्वल टू 32। फिर इसके बाद में 709 डिवाइड बाय 457 डिवाइड बाय 17 माइनस 11, 42। ये जो वैल्यू आई है 24, ये आया है आपका सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0, x1 और x2, ठीक है ना, दिस इज 24। नाउ द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 32 माइनस 24 डिवाइड बाय 2 छोड़कर अब 13 माइनस 5, 1 आया। सिमिलरली थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर x1, x2, x3, x4, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 42 माइनस 32 डिवाइड बाय 17 माइनस 7, ये आपके सामने 1 आ गया। ये जो वैल्यू आई है ये आपकी आई है x0, x1, x2, x3, ये आपके पास में वैल्यू आई है विद्यार्थियों, ठीक है ना, 4 x0, x1, x2, x3, और ये इसके नीचे वाली है। अब क्योंकि इसके बाद अगला जब करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो इसलिए उसको हमने कैलकुलेट नहीं करा है और वो 0 हो गया है, इसलिए फॉर्मूले में भी हम यहां तक जाएंगे ही नहीं, हम केवल यहां तक की वैल्यू का ही यूज करेंगे फॉर्मूले में, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब आ जाते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के ऊपर, बिकॉज सारी वैल्यूज हमारे सामने हैं, अब केवल वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। हमारे पास में x0 है, हमारे पास x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, x4 भी है, हमारे पास में y0 है, हमारे पास में फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है, और हमारे पास में x इज इक्वल्स टू 9 भी है, जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को क्या करना है विद्यार्थियों, y फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए आइए नीचे आते हैं। So taking x is equals to 9 in the Newton's divided difference interpolation formula we obtained, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। द फॉर्मूला इज y is equals to fx is equals to y0 plus x minus x0 first divided difference of x0 x1 plus x minus x0 into x minus x1 multiply by second divided difference of x0, x1 and x2 plus x minus x0, x minus x1, x minus x2 multiply by third divided difference of x0, x1, x2 और x3। इसके बाद वाली वैल्यूज जो हैं वो क्योंकि 0 हो गई थी इसलिए हम उसको लिखेंगे ही नहीं, फॉर्मूला भी केवल यहीं तक लिखेंगे, जितना कि हमें टेबल से वैल्यूज मिल रही हैं उतना ही फॉर्मूला। इन सभी में जो वैल्यूज हमारे पास में है, जैसे y0 की वैल्यू हमारे पास में है, x की वैल्यू है, x0 की वैल्यू है, y यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू है 121, वो आप रख देंगे। इसके बाद में सारी की सारी वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फाइनली इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 810। सो दिस इज योर F9, यानी कि x इज इक्वल टू 9 पर जो y की वैल्यू है वो कितनी है 810। इसको एक बार खुद से कैलकुलेट करके चेक कर लेना कि इसमें कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। नहीं होगी ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, लेकिन अगर हो जाती है और आप इसको निकाल पाते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात होगी, ज्यादा खुशी की बात होगी, क्योंकि आप अपनी मेहनत से कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आगे आ जाता हूं एक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? डिटरमाइन fx एज अ पॉलिनोमियल इन x फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमें केवल पॉलिनोमियल फाइंड करना है विद्यार्थियों। कई बार क्या होता है कि पुराने डेटा को एनालाइज करते समय अगर हम केवल एक पॉलिनोमियल निकाल लें तो उससे इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन में काफी मदद मिल जाती है, और कई बार एक्स्ट्रापोलेशन में हमें काफी मदद मिलने से हम आने वाली जो कंडीशन है, टर्म्स हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं और प्री प्रिपरेशन हो जाती है। कई बार इस तरह का जो कैलकुलेशन है वो काम आता है कई तरह की जो डिजीज होती हैं उनसे जो एक्सपेंशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना में अगर हमारे पास में पुराना मान लीजिए कि 2 महीने का या 1 साल का डेटा है, या सपोज दैट कि हमारे पास 2 महीने का तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि 1 महीने का डेटा है, अगर हम उसको इस तरह से जमा लें और उसमें एक्स्ट्रापोलेशन, इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन लगाएं और आने वाले जो 10 दिन हैं उन 10 दिनों के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि जो y है, चाहे आप नंबर ऑफ डेथ्स ले लो या नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पीपल ले लीजिए, वो किस तरह से बढ़ेंगे,
है ना, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन, उसके अकॉर्डिंग बेड्स, उसके अकॉर्डिंग आईसीयू बेड्स, उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड मेडिसिन हैं उनकी व्यवस्था के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस होते हैं मैथमेटिक्स के बच्चों, ये बहुत ही कारगर होते हैं। केवल इंटरपोलेशन एग्जाम में पास होने के लिए नहीं है, ये कई बार प्रैक्टिकल अप्रोच या प्रैक्टिकल सिचुएशन में काम आने वाले टूल भी हैं बच्चों। ठीक है, नाउ हमें एफ फाइंड करना है, यानी कि पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इट मींस दैट कि हम सारी वैल्यूज रखेंगे, बस x की जगह पर x ही रहने देंगे, x के लिए हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो काम वही शुरू होगा बच्चों। दीज आर दी x वैल्यूज -4 -1 0 2 5 12 45 33 5 9 और 13 35। ठीक, सो वी विल मेड द डिफरेंस टेबल और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे हम लोग। सो ये x और fx की वैल्यू आ गई है, और सॉरी यहां पर नहीं लिखना चाहिए था इसको। ये x और fx की वैल्यू आ गई है। हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस को भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, राइट। एंड दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ वन। ठीक है, सो ये हमारे पास x वैल्यूज हैं। दिस इज योर x0, दिस इज योर x1, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है। ठीक है, दीज आर दी वैल्यूज विद्यार्थियों। नाउ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपके सामने है। कैसे आएगा आपको पता है, 33 - 12 45 डिवाइड बाय -1 प्लस 4। ठीक है, तो अल्टीमेटली माइनस में आएगा 404। दिस इज योर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, और इसकी जो वैल्यू है वो आप सिंबॉलिकली ये लिखेंगे x0 x1। मेरी सलाह है कि आप कॉपी पे लिख लीजिएगा तो कि आसानी हो, कम से कम पहली वैल्यू जरूर लिखिएगा। सेकंड के लिए 5 - 33 डिवाइड बाय 0 प्लस 1 -28 आएगा। थर्ड के लिए 9 - 5 डिवाइड बाय 2 - 0 2 आएगा। फोर्थ के लिए विद्यार्थियों 13 35 -9 डिवाइड बाय 5 - 2, आपके पास में 442 आ जाएगा। ठीक है, नाउ द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस विद्यार्थियों -28 प्लस 404 इज इक्वल्स टू, सॉरी -28 डिवाइड बाय प्लस -28 प्लस 404 डिवाइड बाय 0 प्लस 4 94 आएगा। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 x1 x2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 2 प्लस 28 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 10। ठीक है ना, 442 माइनस 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 0 88। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पे आते हैं, 10 माइनस 94 डिवाइड बाय 2 माइनस 2 प्लस 4, तो आपके पास में आ जाएगा 40। दिस इज योर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। इसको आप सिंबॉलिकली लिख देंगे x0 x1 x2 x3। ठीक है ना, 88 माइनस 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा एक बार, चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हो। दिस इज ये आपका आ जाएगा 88 माइनस 10, तो दिस इज 78 एंड डिवाइड बाय 5 प्लस 1 यानी कि 6, तो दिस इज 6, तो ये 1 6 1 6 और 6 3 80। सही है। फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस 13 प्लस 14, तो दिस इज 27 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 यानी कि 9 इज इक्वल टू 3। एंड दिस इज योर फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस, जो कि बराबर होगा x0 x1 x2 x3 x4 के। ठीक है ना, सो फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस आपके सामने है। इन सभी वैल्यूज को हमें लिखना है विद्यार्थियों, कहां पर, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले के अंदर। ठीक, सो दिस इज योर fx इज इक्वल टू fx0, इसको आप y0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे fx0 लिख दिया है। x माइनस x0 ये मिसप्रिंट है, इट्स फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 x1, सही कर लीजिएगा अपने लेवल पर, प्लस x माइनस x0 इंटू x माइनस x1, दिस इज द सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 x1 x2, प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस x0 x1 x2 x3। ठीक है ना, प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2
x minus x3 and 4 divided difference of x0, x1, x2, x3 and x4. This is the value. इन सभी को जो वैल्यूज आपके पास है उसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करोगे। यहां पर कम ही लिखा था, आगे भी बनेगा, लेकिन फॉर्मूला इन सभी में जब आप जो टेबल से वैल्यूज हैं उनको रखोगे, x की जगह पर कुछ नहीं लिखना है, तो आपके पास में आएगा दिस इज y0 1245, x प्लस 4 इंटू ये इसकी वैल्यू है 04, ठीक है ना। देन इसके बाद में आपका आ जाएगा, ये मैंने कुछ ये कुछ गलत लिखा है शायद, इट्स 404 है, ठीक है ना। सो यहाँ पर कितना आना चाहिए, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x0 x1, दिस इज 404 विथ नेगेटिव साइन, तो यहाँ 404 विथ नेगेटिव साइन आएगा, ये गलती है, इसको सही कर लीजिएगा। नाउ x माइनस x0, x माइनस x1, दोनों वैल्यूज सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस 94, सही है, ठीक है। देन इसके बाद में x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, ठीक, मल्टीप्लाई बाय थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस -14, फिर x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 मल्टीप्लाई बाय द फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड, ठीक। अब इन सबको कैलकुलेट करिए। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन आपको यहां पे करना होगा, फिर उसके बाद में यहां करना होगा, उसके बाद में यहां पर और यहां पर। सो जब आप इस सबको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 3x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज योर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल fx, या आप इसको y भी कह सकते हो, जो आप लोगों ने इस डेटा को इंटरपोलेट करके निकाला है। अगर वो आपसे कहता, मान लीजिए कि वो आपसे कहता कि भैया आप है ना एक काम करिए, f3 की वैल्यू निकालिए, तो f3 निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, आपको ये जो ऊपर आया है एक्सप्रेशन fx, इसमें x की जगह पर 3 लिख दे तो आपके पास में f3 आ जाता। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, और जो भी वैल्यू आएगी f3 की, वो क्योंकि x जो है वो 2 और 5 के बीच में है, तो इसका मतलब जो भी आपका y है वो 9 और 13 35 के बीच में आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये आपने सही निकाला है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई है विद्यार्थियों। तो इस तरह से बच्चों न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन के ये 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट करे। इन 2 क्वेश्चंस से आई थिंक कि पूरा का पूरा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। 2 तरह के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, है ना। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने लैग्रांजेस इंटरपोलेशन में कर ही लिए थे, वैसे के वैसे ही क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चंस को इवन आप न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस से भी ट्राई कर सकते हैं। 2 तरह के क्वेश्चंस ही आ सकते हैं कि एक आपको x के लिए y निकालने को कहेगा वो आपसे, या फिर आपसे वो पॉलिनोमियल बनाने को कहेगा और साथ में x के लिए y भी निकालने को कहेगा। तो वो दोनों ही चीजें हम लोगों ने इन 2 क्वेश्चंस के माध्यम से भी डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब विद्यार्थियों, माय व्यू सेक्शन के अंतर्गत आपके साथ में एक छोटे से इशू जो कि विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, इस राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक, और हमारी शांति से भी जुड़ा हुआ है, हमारे सुख से भी जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो सुनिएगा, अच्छा लगे तो इसको आत्मसात भी करिएगा। लेट्स स्टार्ट। विद्यार्थियों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर कभी भी आपका गवर्नमेंट ऑफिस में किसी भी काम से आना जाना हुआ होगा, तो हो सकता है कि आपने इस तरह की फीलिंग को सहा हो कि आपको छोटे से काम के लिए बार बार ऑफिस जाना पड़ रहा है ना। हिंदी में इस टर्म को लाल फीताशाही कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेड टैपिज्म कहते हैं। ये एक तरह का ये कह लीजिए कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले लोगों को ताना है। किस तरह का ताना है कि आप काम को लंबा खींचते हो, आप समस्या को जल्दी समाप्त करने का प्रयास नहीं करते हो, ठीक है ना। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हमारी न्यायपालिका हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे क्या कहते हैं वो कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे क्या कहते हैं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस हो, या किसी भी तरह का कोई ऑफिस हो। अगर हम वहां पे किसी कार्य के लिए जाते हैं तो वहां पर यहां जाओ, उस व्यक्ति के पास जाओ, वहां जाओ, ये कागज नहीं है, वो कागज नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमका नहीं है, इस तरह की बातें होती हैं। यही लाल फीताशाही है, ठीक है ना। और इसी चक्कर में कई बार
लोगों को परेशान होना पड़ता है और काम जो है वो बहुत डिले हो जाते हैं। जो ब्रिज 2 साल में बनना था वो ब्रिज 4 साल में बनता है, कई सारे उससे काम डिले हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक प्रोसेस है, ये जो एक जिसे कहें कि प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम की, वो दूर होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि दूर कैसे होगी? भाई प्रॉब्लम तो है लेकिन दूर कैसे होगी? नाउ उसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ में। हो सकता है बुरा भी लग जाए आपको, पर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन के ऊपर बात करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं होगा, है ना। चिल्ला चोट से नहीं होता है, सोल्यूशन के ऊपर काम होता है और सोल्यूशन शुरू होता है अपने घर से, अपने आप से, ऐसा मेरा मानना है। और ये कॉन्सेप्ट मुझे था थोड़ा बहुत पहले, लेकिन इसको सही दिशा दी अभी थोड़े दिन पहले। क्या कहते हैं, कमल हसन की एक मूवी आई थी इंडियन 2 करके, शायद वो थी, और उसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जो भी था मूवी में, लेकिन मुझे वहां से एक आइडिया आया, सोचा आपके साथ डिस्कस करता हूं। ना विद्यार्थियों, इस चीज को दूर करने का एक जो प्रयास हम कर सकते हैं, एक पहला प्रयास ये कर सकते हैं विद्यार्थियों कि यदि आप सरकारी तंत्र में आगे चलकर जाते हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क बनते हैं, बाबू बनते हैं, एसएससी क्वालिफाई करके कहीं पे पहुंचते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो प्रयास करिएगा कि जो ऑफिस आवर्स हैं उन ऑफिस आवर्स में आप गप्पे, चाय पीने के लिए बार बार बाहर जाना, इन सब चीजों से थोड़ा बचते हुए ज्यादातर समय जो है वो अपना अपने कार्य में लगाएं। अपने टेबल पे जो फाइल्स हैं उन फाइल्स को कोशिश करें कि जल्द से जल्द अध्ययन करके उनका सोल्यूशन निकाल लें, और एक ही फाइल को लंबे समय तक अटका के ना रखें। उसमें जो भी समस्या है, जो भी उससे संबंधित समस्या है, उसका निराकरण जल्द से जल्द करने का प्रयास करें। अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप उसे लगा दें। ये ना करें कि अपने टेबल से बस शिफ्ट करके दूसरे के टेबल पर चली जाए, फिर जो हो रहा है हो रहा है। उसकी जवाबदेही भी निश्चित करें कि सर वो आपको फाइल भेजी थी, उसका क्या हुआ, प्लीज उसको आप जल्दी कर दीजिए, ठीक है ना। इतना पूछने में क्या जाता है। तो ये प्रक्रिया आप अगर आगे चल के सेलेक्ट होते हैं तो आप वहां पर अपना सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो कम से कम आप अपने घर में, यदि आपके माता या पिता गवर्नमेंट सर्विस में हैं, आई रिपीट गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो उनसे कुछ क्वेश्चंस तो पूछ ही सकते हो। पापा मम्मी, क्या आप किसी काम को लटकाते हैं? क्या आप अनायास ही किसी व्यक्ति की फाइल या किसी व्यक्ति को ऑफिस के बार बार चक्कर लगवाते हैं? अगर हाँ, तो पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मम्मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हमारे लोगों की मदद करना चाहिए, अल्टीमेटली वो सब हमारे ही लोग हैं, ठीक है। दूसरा बहुत कड़वा है, हाँ, पापा मम्मी, क्या आप काम को इसलिए तो नहीं लटकाते हैं कि आपको वहां से कुछ पैसे या रिश्वत मिल जाए? क्या आपको पैसे का लालच तो नहीं है, इसलिए तो आप काम नहीं अटकाते हैं? हमारे यहाँ पर काम को अक्सर इसलिए अटकाया जाता है ताकि हम उस व्यक्ति से जो परेशान हो रहा है उसे इनडायरेक्ट वे में ये कहलवा सकें कि सर कुछ पैसे ले लो लेकिन काम मेरा कर दो। हम अक्सर लोगों को, या जो सेवा प्राप्त करने के लिए आया है या अपनी समस्या लेकर आया है, उसको इसलिए भी परेशान करते हैं, उसकी फाइल को रोक के रखते हैं, प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाते हैं कि वो पैसे ऑफर कर दे और हम जल्दी से पैसे ले लें और उसके बाद में उसका काम कर दें। हम कई बार इसलिए भी काम को रोकते हैं, ठीक। देखो, मुझे लगता है कि बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए चाइल्ड, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट ऑफिसर जो है या जो भी महिला है ऑफिस में जो काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से कनेक्ट होगी, और आप किसी न किसी के परिवार के सदस्य होंगे। आपके घर में भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, कर्मचारी होंगे जो गवर्नमेंट सर्विस में होंगे। आप उनसे ये प्रश्न तो पूछ ही सकते हो यार कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो, जाता क्या है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल के आपको भी उसी तंत्र का हिस्सा बनना है या उसी तंत्र का भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। तो वो तंत्र को सही करने की दिशा में आज ही प्रयास करो ना, पूछना बस केवल। और अगर आपके माता पिता चुप हो जाएं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करना कि प्लीज आप हमारे अच्छे भविष्य के लिए दूसरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, दूसरों को परेशान ना करें।
क्योंकि इससे हमारे देश की प्रगति कहीं ना कहीं बाधक बनती है, या बाधक, ये हमारी प्रगति में बाधक है, हमारे देश की तरक्की में बाधक है इस तरह का एटीट्यूड। सो प्लीज इसको समाप्त करिए, और इसको समाप्त केवल आप युवा लोग ही कर सकते हैं, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। केवल अपने काम के प्रति थोड़ी सी लगन, थोड़ी सी ईमानदारी, और जिसे कहें कि थोड़ी सी तत्परता अगर आप दिखा दें तो काम आसान हो जाएगा। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही, जिसे कहें कि इफेक्टिव टूल है यदि हम इसको इम्प्लीमेंट कर दें। बस इसके लिए थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, और कुछ नहीं। हमें अपना थोड़ा सा जो मस्ती वाला व्यवहार है, जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता है, बस अपनी ही मस्ती में खोया रहता है, वो एटीट्यूड छोड़ के थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर 70-80% बच्चे भी सीरियस हो गए ना, तो बहुत कुछ हो जाना है इस देश में, बहुत अच्छा हो जाना है। सो डू इट, प्रयास करिए। मैं भी प्रयास करता हूँ, है ना, आप भी प्रयास करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, राष्ट्र के लिए हमेशा अच्छा अच्छा सोचिए। राष्ट्र से बड़ा कोई कुछ नहीं होता है ना, ना जाति, ना धर्म, ना कुछ और। सबसे बड़ा राष्ट्र होता है ना। और सबसे अच्छा जो धर्म होता है वो होता है मानवता, कि हम इंसान को इंसान समझे। बाकी मुक्ति पाने के लिए जिसको जो तरीका अपनाना है अपना ले, कोई इशू नहीं है। मैं भी, जो भी मेरे बिलीव्स हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। जो भी मुझे अपने माता पिता से मिले हैं संस्कार, संस्कृति मिली है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, है ना। और उसमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखता हूँ कि सत्य, न्याय, है ना, और राष्ट्र की, जिसे कहें कि राष्ट्र के प्रति किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करूं मैं। राष्ट्र की संपन्नता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की एकता, है ना, इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो कभी भी। जय हिंद, खुश रहिए।